तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था राजा, किसान और नगर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराया था, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेसन का सेकंड पार्ट। इसके बाद जो आपका पार्ट आएगा वो इस लेसन का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3। अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। इस लेसन का जब मैंने आपको पार्ट 1 बताया था तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में बता दिया था कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यताएं आई थी, जो टाइम पीरियड आए थे, उसके अंदर कौन कौन से थे। जैसे हमने जाना था वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि 2 कालों में बटी हुई थी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उसके बाद वंश आए थे, यानी डायनेस्टी आई थी, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो जो नंद वंश था, जिसका काल था 344 से 321 बीसी, जिसकी स्थापना की महापद्मानंद ने, और जो अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। तो घनानंद जो थे, नंद वंश के जो शासक थे, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने हराया और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। और इसके अंदर जो रोल निभाया था वो कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, मंत्री थे, यानी कि एक सलाहकार थे। इन्होंने हेल्प करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की इस साम्राज्य को स्थापित करने में। तो आज का जो हमारा चैप्टर की थीम है वो पूरी तरीके से डेडिकेट है मौर्य वंश के बारे में। तो आइए समझते हैं कि इस बारे में क्या बात कही गई है। तो ये आप देख सकते हैं मौर्य वंश के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 321 बीसी से 185 बीसी के बीच में। देखिए, भारत के इतिहास में जो मौर्य साम्राज्य था वो पहला साम्राज्य था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो मौर्य साम्राज्य था वह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य साम्राज्य ने 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक भारत में राज किया, और इसकी स्थापना का जो क्रेडिट यानी जो श्रेय जाता है वह चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें दिया जाता है। तो ये आप मैप में भी देख सकते हैं, जो ब्लू है पूरा, ये पूरा मौर्य साम्राज्य है, यानी कि 321 बीसी से 185 बीसी के बीच में जो मौर्य साम्राज्य फैला था वो इतने बड़े क्षेत्र में फैला था भारत के। आप समझ सकते हैं इसके बारे में, आगे आपको और जानकारी मिलेगी इससे ही रिलेटेड। अब आपने ये तो समझ ही लिया है कि जो मौर्य साम्राज्य है वह नंद वंश को समाप्त करके भारत के अंदर अपना राज किया, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इस वंश का संस्थापक बना, जिसकी सलाह चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो ये साम्राज्य था, इसकी जानकारी के जो रिसोर्सेज है वह कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, अगर इनकी जानकारी के रिसोर्सेज के बारे में बात की जाए तो वो 2 टाइप्स के हैं। जैसे कि पहला है साहित्य से जुड़ा हुआ और दूसरा है पुरातात्विक से जुड़ा। तो साहित्य की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, इनके द्वारा हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और जबकि जब पुरातात्विक, जिसे हम आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज कहते हैं, इसकी बात की जाए तो इसके अंदर हमें अशोक के अभिलेख। देखिए, अशोक जो थे वो कौन थे, वह चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, यानी कि पोते थे उनके। तो अशोक के जो दादा थे वह कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो पुरातात्विक स्त्रोत्रों में अशोक के अभिलेख, मूर्तिकला एवं इमारतें, गुफाएं और स्तूप इत्यादि मिले। तो इस प्रकार इतिहासकारों को मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, वो इसी लेसन का मेन थीम है, ताकि आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में हर वो जानकारी मिल सके जो एनसीईआरटी बुक में आपको प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ हो सके। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसके अंदर राजधानी पाटलिपुत्र सहित 4 प्रांतीय केंद्र, जैसे तक्षशिला जो आज के समय में पाकिस्तान में है, उज्जैनी जो मध्य प्रदेश में है, तोसली जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास जगह है, वहां पे स्थित है, और सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो इन सब का उल्लेख जो है वो अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात चल रही है कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ था।
साथ ही आगे क्या बात की जा रही है कि अभिलेखों के अध्ययन से ये पता चला है कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण हुए। तो इससे इतिहासकारों को ये जानकारी मिली है कि ये जो साम्राज्य था वह एक ही अभिलेखों में पाया गया है, जिसमें जो अभिलेखों की जानकारी मिली है वो किसके, अशोक के अभिलेख की जानकारी ज्यादा देखने को मिली है। और तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, वो थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कहाँ पर है, आज का पटना यानी बिहार में। तो बिहार से उज्जैन और तक्षशिला जो आज के समय में पाकिस्तान है, तो इतना जो लंबा रास्ता होता था ये किसके लिए था, वह व्यापार के लिए था कि लोग जो व्यापार भी किया करते थे, तभी तो इतना बड़ा साम्राज्य फैला। और जबकि जो सुवर्णगिर था वह सुवर्णगिर मतलब सोने के पहाड़, तो कर्नाटका में सोने की खदाने के लिए भी ये ज्यादा क्या था, उपयोगी था। तो इस कारण ये जो मौर्य जो प्रशासन है वो इतना दूर दूर तक फैला हुआ था। सैनिक गतिविधियों की बात की जाए तो साम्राज्य के संचालन के लिए यानी इसे चलाने के लिए भूमि और नदियों दोनों ही मार्गों में आवागमन यानी कि आना जाना बना रहता था, जो कि काफी आवश्यक भी था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह भी लगते थे और महीने का भी समय लग जाया करता था। इसका यह अर्थ निकाला जाता है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी जो सुरक्षा थी वो ज्यादा करनी पड़ती थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लोग व्यापार करते थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो आज के समय में जैसे जो ट्रांसपोर्ट है उस समय अवेलेबल नहीं होते थे, तो लोग किसका सहारा लेते थे, वो समुद्री मार्ग का ज्यादा सहारा लेते थे। तो जिस कारण जो आने जाने में समय लगता था वो ज्यादा होता था और खतरा तो हमेशा बने ही रहता था, क्योंकि शत्रु किसी के भी आक्रमण कर सकते थे। तो इसलिए इनकी सैनिक गतिविधियों के अंदर ये बात की जा रही है ताकि प्रशासन को सेव किया जा सके। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सेना की सुरक्षा थी वो काफी ज्यादा स्पष्ट रही होगी, तभी तो ये साम्राज्य इतना दूर दूर तक फैला। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को कंटिन्यू रखते हुए अगला है मेगास्थनीज। तो देखिए मेगास्थनीज जो थे वो राजदूत थे, किसके थे, वह सेल्यूकस के। सेल्यूकस निकेटर कौन था, वह कहाँ का राजा था, यूनान का राजा था। उसे हराया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस निकेटर ही थे जिनकी पुत्री यानी बेटी थी, उनका नाम था हेलेना। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कराया था। और जो मेगास्थनीज थे वह राजदूत बन के आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इंडिका जो पुस्तक है वो इन्होंने ही लिखी थी, मेगास्थनीज ने। ये आपको जानकारी कुछ थोड़ी बहुत याद रखनी जरूरी है। तो देखिए मेगास्थनीज द्वारा समिति और उप समितियों का उल्लेख, तो इनके द्वारा समितियां बनाई गई थी और उप समितियां बनाई गई थी। आइए जानते हैं उसी के बारे में कि इसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो प्रशासन की देखरेख के लिए समितियां बनाना जरूरी होती है ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, वहां के नागरिकों की भी और उस साम्राज्य की भी। तो जैसे कि मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया। वह 6 उप समितियां कौन कौन सी थी, तो पहली है नौसेना का संचालन। तो किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नौसेना का होना जरूरी है। दूसरा है यातायात खान पान की देखरेख। तीसरा है पैदल सैनिकों का संचालन ताकि वह निगरानी रख सके। चौथा है अश्वारोही, तो अश्व मतलब घोड़ा हो गया, ठीक है। और पांचवा रथारोही और छठा है हाथियों का संचालन। तो ये सारी जो थी वो उप समितियों में इनका जिक्र किया गया। और कुछ अन्य उप समितियां भी थी, जैसे कि उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिक की देखभाल के लिए सेवक को नियुक्त करना। तो इन सभी उप समितियों में इसी बात का जिक्र मिलता है कि जो ये मौर्य साम्राज्य था इसे किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता था। जो कि मेगास्थनीज जो कि राजदूत बन के आया था मौर्य साम्राज्य के दरबार में, तो इन्होंने इसके बारे में उल्लेख कुछ इस प्रकार किया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हो रही थी। तो स्टूडेंट ये था आपका मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में ये आता है, तो इसके अंदर हर वो चीज़ दी जाती है, लेकिन एज पर योर एनसीईआरटी बुक तो आपके में ये लिमिटेड ही दे रखा है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी बताया गया ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। तो देखिए क्या था कि 19वीं सदी में इतिहासकारों द्वारा आरंभिक इतिहास की रचना शुरू हुई। तो मौर्य साम्राज्य कौन सा था, वो आरंभिक साम्राज्य था। तो इसमें क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी प्रमुख माना गया। तो देखिए इस समय भारत जो था वह ब्रिटिश सरकार के अधीन एक औपनिवेशिक देश था।
ये बात आप भी जानते हैं कि जब 1600 में भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो लगभग 150 से 200 साल तक अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को यहाँ पर चलाया था। तो हम किसके अधीन थे? औपनिवेशिक काल के, यानी ब्रिटिश के अधीन थे। ठीक है, तो 19वीं और 20वीं सदी जो थी वो भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत ही चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी, क्योंकि उस समय जो कंट्रोल था वह ब्रिटिश सरकार का था इतिहासकारों के ऊपर भी, क्योंकि शासन उन्हीं के हाथ में हुआ करता था। तो इसलिए इतिहासकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण भी था और काफी एक्साइटमेंट लेवल का भी था, यानी उत्साहवर्धक भी था। ठीक है, तो राजाओं की अपेक्षा में, यानी ये ऐसा इतिहासकार मानते हैं, तो राजाओं की अपेक्षा में जो अशोक थे, जिन्हें जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, यानी उनके पोते थे, और इनके जो पिताजी का नाम था वो था बिंदुसार। तो देखिए बिंबिसार और बिंदुसार, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बिंबिसार थे वह हर्यक वंश के संस्थापक थे और जो बिंदुसार थे वह मौर्य साम्राज्य के वंशक थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे राजा अशोक। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो क्या था कि राजाओं की अपेक्षा में अशोक जो थे वह एक बहुत ही शक्तिशाली और परिश्रम शासक थे। राजा अशोक इतिहासकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बने थे, और ये जो मौर्य साम्राज्य था लगभग 150 साल तक ही चल पाया, लेकिन इतिहास में इसने अपनी पहचान को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से छोड़ा था। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है इतिहासकारों के लिए भी, और बड़े बड़े इसके अंदर ऐसे राजा हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को काफी दूर दूर तक फैलाया और ऐसे बहुत काम किए जिनका जिक्र हम आज भी करते ही रहते हैं। तो ये था आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी चीजें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम एक शख्स के बारे में जानते हैं जिसका अभी जिक्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले किया था, वो था अशोक के बारे में। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये कोरिलेट करता है इसी के साथ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही कम दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीरीज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और वो आया भी हुआ है। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अशोक एक अनोखा सम्राट जिनका टाइम पीरियड था मौर्य वंश के अंदर 273 से 236 ईसा पूर्व के बीच में। तो 273 में लगभग 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद इन्हों को राज सिंहासन प्राप्त हुआ था, और सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी है, उनका ऐसा मानना है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर तब जाके मौर्य साम्राज्य के अंदर अपना राज सिंहासन प्राप्त किया था। तो जानते हैं इन्हीं के बारे में कि क्या बात की जा रही है। तो देखिए अशोक जो है वह मौर्य वंश के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे। ये पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा, मैंने अभिलेखों का जिक्र बहुत बार कर रखा है, इंस्क्रिप्शन जिसे हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, तो जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। और इनके जो ज्यादातर अभिलेख थे वह प्राकृतिक भाषा और देवनागरी लिपि में मिले हैं। तो अशोक के अभिलेखों की संख्या बहुत सारी है, अलग अलग अभिलेखों में उन्होंने अपनी सारी चीजें बता रखी है। यदि आप गूगल करोगे तो आपको राजा अशोक के बारे में हर वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको इस लेसन से रिलेटेड जो चीज अशोक के बारे में याद रखनी है वो है अशोक के धर्म की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए अशोक का धर्म मतलब होता है धर्म से संबंधित। ठीक है, तो देखिए इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी? वो था अहिंसा का पालन, सभी धर्मों का सम्मान करना, अपने से छोटे के साथ उचित व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, दासों के प्रति, दास यानी गुलाम, क्योंकि उस समय गुलाम काफी ज्यादा होते थे, तो दासों के प्रति सहानुभूति रखना, ये अशोक के धर्म की विशेषताएं थी। अब देखिए अशोक जो था वो तो एक अनोखा सम्राट था, यानी कि युद्ध करने में सबसे ज्यादा माहिर थे। तो एक इनकी लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया था, वो उसी को बताने के लिए मैंने आपको इस बारे में बता रहा हूँ। तो वो था कलिंग का युद्ध। तो कलिंग जो है वह उड़ीसा में है। तो वो जो युद्ध था उसके बाद अशोक ने क्या करा, एक तरीके से पूरा ही युद्ध से त्याग दिया और किसके बारे में सारी जानकारी ग्रहण कर ली, वो था धर्म से संबंधित, यानी कि समाज से संबंधित, जो कि एक आदर्श नेता बन जाना एक तरीके से। तो आइए जानते हैं उसी के बारे में। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख। तो देखिए कलिंग युद्ध के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। तो ये जो युद्ध था वह 262 और 61 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? राजा अशोक और पद्मा के बीच में। इसके अंदर जो जीत हुई थी वो राजा अशोक की हुई थी। इसका जो वर्णन मिलता है वो अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। और ये जो युद्ध था अशोक ने अपने राज सिंहासन पर बैठने के लगभग 8 वर्षों के बाद लड़ा था।
तो देखिए अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र यानी कि आजाद देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वह भी युद्ध में या तो युद्ध में मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे काफी पछतावा हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने यानी अपने धर्म का पालन एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से काफी ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्पन्न कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि इस धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये था अशोक का अभिलेख, जो कि काफी ज्यादा अच्छा भी है, आपके समझने लायक भी है। तो इसी कारण अशोक का जो धर्म था वह पूरे भारत में काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं। और इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक के धर्म की विशेषताओं के बारे में बताइए, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया था। तो स्टूडेंट ये था हमारा इस लेसन का सेकंड पार्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित हर एक वो जानकारी पाई जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। कि इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्द ही मिलूंगा आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।